चलिए बेटा, एक टॉपिक हम लोग पढ़ रहे थे, द नेम ऑफ द चैप्टर इज डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, आज हम लोग इस टॉपिक को वापस से अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और आगे डिस्कस करते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है। सबसे पहले बेसिक्स बेसिक से स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। व्हाट इज डी ब्लॉक एलिमेंट? डी ब्लॉक एलिमेंट क्या है? तो आपने देखा होगा कि पीरियोडिक टेबल में सबसे पहले अगर मैं तुमको दिखाऊं, मैं तुमको अगर समझाता हूँ तो पहले समझो इस चीज को कि डी ब्लॉक है कहाँ पर। तो देखते हैं कोई खाली पेज अगर हमको मिलता है तो मैं आपको वहां पे पढ़ा ये है। अगर आप पीरियोडिक टेबल को देखते हैं तो पीरियोडिक टेबल आपका कुछ इस तरीके का होता है। और यहाँ पर पहले दो ब्लॉक होते हैं एस, और इधर जो है क्या होता है तो पहले सब पी, और इन दोनों के बीच में क्या होता है, फिर यहाँ पर आता है डी ब्लॉक। बात समझ में आ रही है? अब ये डी ब्लॉक से कुछ जैसे स्कैंडियम, अब यहाँ पर 14 एलिमेंट्स यहाँ से निकल करके यहाँ पर चले आते हैं, और अगले 14 एलिमेंट्स यहाँ से निकल करके यहाँ पर। बहुत सामान्य है। ये कौन सा ब्लॉक है? तो सर ये है एफ ब्लॉक। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये पूरे डी ब्लॉक में जितने भी एलिमेंट हैं सब के सब क्या है? धातु, दैट इज मेटल। सब के सब क्या है? धातु। ऑल आर मेटल्स। ऑल आर, ये हमने सीखा। अब हम वापस से अपने टॉपिक पर आते हैं कि टॉपिक है क्या। तो यहाँ पर देखिए, ये देखिए क्या लिखा है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। ठीक है, तो ये पूरे जितने भी एलिमेंट हैं ये सब डी ब्लॉक के एलिमेंट है। तो याद करने का तरीका कैसे है? जैसे ये याद करना है, एस सी याद हो, लाए एसी, वो अलग चीज है, तो मैं आपको पढ़ाऊंगा। यहाँ पर तो माफ कीजिएगा, आपको एक बात समझना है कि क्यों इनका नाम डी ब्लॉक पड़ा। कि किसी भी एलिमेंट को किसी ब्लॉक में रखना है तो उसके पीछे का क्या कारण है, चलिए यहां पर समझते हैं कि कोई भी एलिमेंट किसी ब्लॉक में जा रहा है, ये बात कैसे डिसाइड होती है। तो सबसे पहले हम तो जानते हैं कि जो ब्लॉक है ये कैसे डिसाइड होगा। ब्लॉक कैसे डिसाइड होगा? तो ब्लॉक डिसाइड करने का एक तरीका है कि जो आखिरी इलेक्ट्रॉन है किसी भी एलिमेंट का, आखिरी इलेक्ट्रॉन जिस इस सबशेल में जाएगा वो एलिमेंट उसी ब्लॉक से जाना। क्या सीखा हम लोगों ने कि किसी भी एलिमेंट का जो आखिरी इलेक्ट्रॉन है वो जिस सबशेल में जाएगा वो सबशेल के नाम से ही उस ब्लॉक का नाम रखेंगे कि वो उस ब्लॉक का एलिमेंट है। जैसे जैसे मैं बात करता हूं स्कैंडियम की, स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर होता है 21। स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर होता है 21। तो इसको याद करेंगे तो कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, इसके बाद 3d आता है, इसके बाद आता है 4s2। अब यहां तक तो तुमने 18 इलेक्ट्रॉन भर दिए, बिल्कुल आर्गन की तरह। आर्गन की तरह, आर्गन का भी 18 इलेक्ट्रॉन इसी तरीके से लिखा जाता है। लेकिन यहां से यहां तक की जब हम बात करते हैं तो कैसे बात करते हैं कि यहां पर एक नियम लगता है, और इस नियम का नाम है अफबाउ के नियम। अफबाउ,
अबाव का प्रिंसिपल लगता है। अबाव का एक नियम था, उस नियम का नाम था n प्लस यल। क्या नाम था? n प्लस एल रूट। और n प्लस एल रूट क्या कहता था कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन हमेशा n प्लस एल की कम से बढ़ते हुए क्रम में भरा जाता है। मतलब जिसका n प्लस एल की वैल्यू कम होगी। अब किसका? जिस का मतलब जिस सबशेल का n प्लस एल की वैल्यू कम होगी, इलेक्ट्रॉन पहले उसमें ही भरा जाएगा। इलेक्ट्रॉन पहले उसमें ही भरा जाएगा। जब तुम यहाँ पर बात करते हो, इतनी बात अगर तुमको समझ में आ गई तो मैं पहले एक चीज तुमको और सिखा देता हूँ कि एक बात ये है कि एल की वैल्यू, एल क्या बताता है? तो कहेंगे सेल नंबर। और एल क्या बताता है? तो कहेंगे एजीम्यूथल क्वांटम संख्या, क्वांटम नंबर। अब एल किसके लिए? एस सबसेल के लिए, पी सबसेल के लिए, डी सबसेल के लिए और एफ सबसेल के लिए है। एल की वैल्यू होती है एस के लिए 0, पी के लिए 1, डी के लिए 2 और एफ के लिए 3। बात समझ में आ रही है? ये याद करना है, ये हमको याद करना। अब यहाँ पर देखिए इसको सिखा ही दे रहा है। जैसे देखो पहला इन दोनों में पहला इलेक्ट्रॉन और दूसरा इलेक्ट्रॉन इसमें क्यों गया? एन क्या होता था? सेल की संख्या, कक्षा की संख्या। यहाँ पर n प्लस यल का नियम लगाओ, n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 और s की वैल्यू, अगर s है तो l की वैल्यू, s की वैल्यू क्या होगी? 0। तो यहाँ पर 1 प्लस 0, तो आंसर क्या आ गया? 1। और यहाँ पर क्या आएगा? 2 प्लस 0, आंसर क्या आएगा? 2। अच्छा 2 बड़ा कि 1? आंसर है 2। तो पहले इलेक्ट्रॉन कम वाले में जाएगा, जो छोटा होगा इलेक्ट्रॉन पहले उसमें जाएगा। तो एक सबसेल, एस सबसेल के बारे में और कुछ जान लो। एस सबसेल में एक ऑर्बिटल होता है, पी में 3 ऑर्बिटल होता है, मतलब पी में 6 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम भर सकते हो। एस में मैक्सिमम कितने भर सकते हो? 2 इलेक्ट्रॉन। और डी में 5 इलेक्ट्रॉन, मतलब 10 इलेक्ट्रॉन, 5 ऑर्बिटल। और एफ में 14 ऑर्बिटल, इस 14 इलेक्ट्रॉन 7 ऑर्बिटल, 1 2 3 4 5 6 और एक 7। मतलब 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, 3 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, 1 2 3 4 5 6 और 7 8 9 10 11 12 13 और 14। तो यहाँ पर मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? 14 इलेक्ट्रॉन की बात समझ में आ गई, ये बात समझ में आ गई। अब इसका मतलब क्या है? अगर तुम यहां आते तो यहां पर मैक्सिमम देखो 2 इलेक्ट्रॉन भरे गए। कितने भरे गए? मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर भरे गए। तो हो गया 1 यस में 2। अब मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन बच गए? 19 इलेक्ट्रॉन। तो दूसरे सेल में आए तो यहाँ पर 2s2। अच्छा 2p का मतलब n प्लस n की वैल्यू क्या है? 2 प्लस 1। और 3s में 3 प्लस 0 आ रही है। अच्छा इसकी वैल्यू भी 3 आ रही है, इसकी वैल्यू भी 3 आ रही है।
अब इन दोनों में जब n प्लस एल की वैल्यू सेम आ रही है तो 4 इलेक्ट्रॉन तो भर लिए, 5वां इलेक्ट्रॉन इसमें रखेंगे कि इसमें रखेंगे, ये कैसे डिसाइड होगा। तब ऐसी सिचुएशन में आफबाउ ने एक और नियम दिया कि अगर n प्लस एल की वैल्यू क्या हो जाए, सेम हो जाए। एग्जाम्पल क्या होगा, 2p6 और 3s, 2p और 3s, 2p और 3s। तो ऐसी सिचुएशन में 2 प्लस 1 और 3 प्लस 0, ऐसी सिचुएशन में, ऐसी कंडीशन में जिस सबशेल की n की वैल्यू कम होगी, इलेक्ट्रॉन पहले उसमें भरा जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पहले उसमें भरा जाएगा। तो जरा देखो, यहाँ पर n की वैल्यू 2 है, यहाँ पे n की वैल्यू 3 है, तो 5वां इलेक्ट्रॉन यहाँ भरा जाएगा, 6वां 7वां 8वां, अभी 6 इलेक्ट्रॉन यहीं भरे जाएंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया कि आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि 2p में अभी 6 इलेक्ट्रॉन भरोगे, तो अब यहां से यहां तक 10 इलेक्ट्रॉन तुमने भर दिए। इसके बाद 3s2 होता है, 3p6 होता है। अब यहाँ पर आ गया, अब यहाँ तक तो तुमको पहले सिखा दिया था, यहाँ तक तुम लिखोगे 18 इलेक्ट्रॉन यहाँ भर लोगे, कोई समस्या नहीं आएगी। n प्लस एल के दोनों नियम का इस्तेमाल करिए, यहाँ तक आप भर लेंगे। अब 19वां इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, यहाँ पर आएगा 4 प्लस 0 और यहाँ पर आएगा 3 प्लस 2, क्योंकि d की वैल्यू क्या होती है 2। तो जब 3 प्लस 2 होगा तो ये भी 5 होगा, और 4 प्लस 0 ये हो गया 4। तो यहां पर किसकी वैल्यू कम है, 4 की, इलेक्ट्रॉन पहले 4 में जाएगा। तो 19 और 20 कहां गया, यहां पर 18 तक भर लिया था, 19 और 20 यहां आएगा। अब बात आती है 21वां कहां जाएगा, इसके बाद 4p भी तो है, लेकिन जब तुम 4p की वैल्यू निकालते हो तो ये है, ये भी है, 4 प्लस 1 दैट इज 5, और ये भी 5 है, ये भी 5 है। अब 4p में ना जाकर के 3d में क्यों आया, क्योंकि आबाउ कहते थे कि अगर n प्लस n की वैल्यू दोनों जगह सेम हो जाए तो जिसकी n की वैल्यू कम होगी इलेक्ट्रॉन उसमें आएगा। तो 21वां इलेक्ट्रॉन यहां आएगा। दिस इज 21st इलेक्ट्रॉन। बहुत अच्छे से मैंने पढ़ाने की कोशिश करी, राइट। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में भी आई होगी कि 21वां इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आया, और अब उसमें 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, मतलब 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 मतलब जिंक तक यही फॉलो होगा। समझ में आ गई बात। चलिए, तो इस तरीके से डी ब्लॉक एलिमेंट। अब बात आती है कि क्यों इसको डी ब्लॉक ही बोला गया। तो यहाँ पर ये मैंने आपको सिखाया, क्योंकि इसका आखिरी इलेक्ट्रॉन कहाँ आ रहा है, डी सबशेल में आ रहा है। अब यहाँ पे नोट्स बनाइए आप लोग, यहाँ से नोट्स बनाना भी बेहद जरूरी है, बहुत आसान चैप्टर है। आप समझो कि मुझे अगर इसको पढ़ाना हो, मुझे आप पहले से ज्यादा नहीं, अगर मुझे आप 3 दिन दे दे तो मैं इस पूरे चैप्टर को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा सकता हूँ, और 1 दिन दे दे तो मैं एन ब्लॉक आपको पढ़ा सकता हूँ। ठीक है, तो मतलब कायदे से ये 4 दिन का चैप्टर है, 4 दिन में आप बहुत अच्छे तरीके से इस चैप्टर को सीखेंगे, और नीट में इससे 2 से 3 क्वेश्चन फिक्स आएगा, मतलब फिक्स। एक क्वेश्चन आएगा डी ब्लॉक से और एक क्वेश्चन आएगा एफ ब्लॉक से। अगर उसका मन बढ़ गया तो एक क्वेश्चन वो और बढ़ा देगा, और जेई में इससे 2 क्वेश्चन पक्के हैं। तो बोर्ड में तो ये है ही अच्छे नंबर के लिए, यहाँ पर समझते हैं। अब यहाँ पर देखिए क्या लिखा है कि अगर आखिरी इलेक्ट्रॉन पेनल्टीमेट डी सबसेल में जाता है तो ऐसे एलिमेंट को डी ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। अब डी ब्लॉक एलिमेंट 2 तरीके के होते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं, और कौन होते हैं, नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट। अब ये सिखाते हैं, नोट करेंगे क्या? ये बहुत अच्छा है, बहुत ज्यादा शानदार बात लिखी हुई है। अब एक बात को समझिए कि ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों कहते हैं और नॉन ट्रांजिशन। 3 शब्द आपको नहीं समझ में आया होगा, एक पेनल्टीमेट नहीं आया होगा, एक ट्रांजिशन नहीं आया होगा, और एक नॉन ट्रांजिशन नहीं आया होगा। अब मैं आपको ये तीनों चीज सिखाता हूँ, ठीक है। इफ द लास्ट इलेक्ट्रॉन गोज इन द पेनल्टीमेट डी सबशेल, अगर आखिरी इलेक्ट्रॉन
पेनल्टीमेट डी सबशेल में जाता है तो वो जो तत्व है वो डी ब्लॉक से बिलोंग करता है, डी ब्लॉक एलिमेंट है। और कह रहे हैं डी ब्लॉक एलिमेंट को ट्रांजिशन एलिमेंट भी बोलते हैं, किसको छोड़कर के? जिंक, कैडमियम और मरकरी। जिंक, कैडमियम और मरकरी को छोड़ के बाकी सभी डी ब्लॉक एलिमेंट को क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट। इनको क्यों नहीं कहते? इनको नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। सिखाते हैं, ठीक है, सिखाते हैं। तो क्या लिखा हुआ है कि ट्रांजिशन एलिमेंट होने के लिए लिखा है यहां पर कि फॉर बीइंग ट्रांजिशन एलिमेंट टू आउटर टी है OUTER टू आउटर मोस्ट शेल इज मस्ट बी इनकम्प्लीट इन दियर ग्राउंड और एनी एक्साइटेड स्टेट। कह रहे हैं कि ट्रांजिशन एलिमेंट कहलाने के लिए किसी भी एलिमेंट के बाहर की दो कक्षाएं क्या होनी चाहिए? पूरी नहीं होनी चाहिए, इनकम्प्लीट होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? इनकम्प्लीट। जबकि जब आप जिंक, कैडमियम और मरकरी को देखते हैं तो वहां पे सिर्फ बाहरी कक्षा ही इनकम्प्लीट है, बाकी सारी कक्षाएं कंप्लीट है। अभी मैं आपको दिखाता हूं, ठीक है। चलिए ये देखिए एग्जाम्पल दिखाता हूं। हो गया नोट आपको? ये एग्जाम्पल बिल्कुल अच्छे से नोट कर लीजिए, फिर मैं आप लोगों को लिखवाता हूं, समझाता हूं। चलिए पढ़ लेते हैं थोड़ा। अब देखो ट्रांजिशन, एक शब्द है पेनल्टीमेट। ठीक है, क्या लिखा है? पेनल्टीमेट। हाँ हाँ, अब मैं आपको सिखाता हूं कि इस बात को समझिए। यहाँ पर एक शब्द आया पेनल्टीमेट, ये सिखाता हूं कि इसको कैसे समझते हैं कि पेनल्टीमेट शब्द कहां से आता है। पेनल्टीमेट डी सबशेल कहां से आया? बेटा क्या नाम है आपका? ये नाम बड़ा यूनिक है, ZP। ठीक है, चलिए अब देखिए क्या होता है कि कोई भी जैसे एलिमेंट है, जैसे मैं बात कर रहा था स्कैंडियम की, स्कैंडियम। और स्कैंडियम में आपने देखा था कि 4 शेल थी, एक पहली शेल, दूसरी शेल, तीसरी शेल और चौथी शेल। और पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी में 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरी अभी इनकम्प्लीट है, चौथी में 2 इलेक्ट्रॉन। अगर मैं स्कैंडियम की बात करता हूँ तो यहाँ पर 6 2 8 एक 9 इलेक्ट्रॉन आएंगे, इस तरीके का होगा। अच्छा, किसी भी शेल में, कक्षा में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं? इसका फॉर्मूला क्या है? ठीक है, इसका फॉर्मूला कोई बताएगा? कोई भी बताएगा? 2n²। क्या है? 2n²। और n क्या बताता है? कक्षा की संख्या या शेल नंबर। शेल नंबर या कक्षा की संख्या, मतलब कौन सी कक्षा का? शेल नंबर या कक्षा की संख्या। तो पहली शेल में फॉर्मूला लगाओ 2n², 2 into 1 का स्क्वायर दैट इज 2। तो पहली शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते थे और आपने भर भी दिए। तो अच्छा, 2 इलेक्ट्रॉन के लिए कौन सा 1s2? क्या लिखा आपने यहाँ पर? 1s2। मैं सिखा भी रहा हूं। दूसरी में आप क्या भर सकते हैं? तो कहेंगे सर 2 into 2 का स्क्वायर, तो मैक्सिमम कितना? 2 2 4 2 8। अब 2 इलेक्ट्रॉन आप किसमें भरेंगे? 2s2 और 3 आप भर दीजिएगा p में, 2p6। 1 2 3 4 5 और हो गया। अब मैं बात करता हूं तीसरी शेल की, तो फॉर्मूला होना 2 into 3 का स्क्वायर, 3 3 9 9 2 18। 18 इलेक्ट्रॉन आपको भरने हैं सर। आप 18 मैक्सिमम भर सकते हैं।
तो 18 भरने के लिए आपके, अच्छा 18 भर सकते हैं लेकिन है कितने आपके पास? 9। मतलब ये वो बात हो गई कि आपके पास 18 कमरे हैं लेकिन आपके पास रहने वाले 9 लोग। अब वो कैसे रहेंगे ये देखिएगा। एस हो गया, पी हो गया, जैसे 3 यस यहाँ पर 2 भर लेते, 3 पी यहाँ पर 6 भर लेते, अब ये हो गया 3 डी, 1 2 3 4। 3 डी में अभी एक आएगा, दिखाते हैं कैसे। और यहाँ पर आ गया 4s, तो 2 इंटू 4 का स्क्वायर, 4 से 16 गुना 32 इलेक्ट्रॉन। 32 आप भर सकते हैं, इसका मतलब आपके पास 4s है, आपके पास 4p है, 4p है, आपके पास 4d भी है, 1 2 3 4 5, 4d भी है, और आपके पास 4f भी है। 2 3 4 5 6 ठीक है। आपके पास इतने इतने इलेक्ट्रॉन हैं, इतने कमरे हैं जहां आपको इलेक्ट्रॉन भरने हैं। तो आप बाउ के नियम के हिसाब से यहां तक 18 इलेक्ट्रॉन आपने भर दिए। देखो 3s2 3s2 3p6, 18 इलेक्ट्रॉन आपने यहां तक भर दिए। 19वां इलेक्ट्रॉन कहां आएगा? 4s में, और 20वां यहां पे आएगा। 21वां कहां जाएगा? वापस से 3d1। इंटरेस्टिंग है, अगर आपने जस्ट मुझसे 1 मिनट पहले भी पढ़ा होता तो आपको समझ में आता। चलिए यहां तक समझ में आ गया। अब देखिए आपके पास ऑप्शन क्या, ऑप्शन क्या आपको ये 4 सेल दिख रहे हैं। अब जरा मुझे ये बताइए कि ये जो तीसरी कक्षा है, क्या इसमें 18 इलेक्ट्रॉन भर गए क्या? कहेंगे नहीं, 1 2 3 4 कमरे ये खाली, और एक तो ये भी खाली, तो ये पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं है। एक सेकेंड बेटा, हेलो, हाँ बेटा बोलिए, कुछ पूछ रहे हैं आप? आपकी आवाज आ रही है मुझे, आप मुझे बता सकते हैं। चलिए, कुछ पूछना हो तो आप बेटा माइक से भी पूछ सकते हैं और चैट में भी पूछ सकते हैं। अब ये देखो, ये वाली कक्षा भी खाली है और ये भी पूरी तरीके से नहीं भरी, चौथी भी पूरी तरीके से नहीं भरी और तीसरी भी पूरी तरीके से नहीं भरी। अच्छा, जो चौथी है, चौथी कक्षा होती है, उसी को वैलेंस शेल कहते हैं, और वैलेंस शेल को क्या मानते हैं? एन। हाँ, तो इसका वैलेंस शेल क्या हो गया? 4। और वैलेंस शेल के जस्ट पहले वाली कक्षा को कहते हैं n-1, तो इसमें क्या हो गया? 4-1, दैट इज 3। वैलेंस शेल के जस्ट पहले वाली कक्षा को पेनल्टीमेट शेल कहते हैं, और पेनल्टीमेट शेल की जो ये 3D है, दिस इज कॉल्ड एज पेनल्टीमेट डी सब शेल। और यहां पर ये कौन सी डी है? 3D है। तो पेनल्टीमेट शब्द समझ में आ गया। एक शब्द और आता है, अब यहां पर अगर n-2 की बात करें, अगर 4-2 करोगे तो 2 आएगा, 4-2 दैट इज 2, तो ये n-2 है, और n-2 को कहते हैं एंटी पेनल्टीमेट, एंटी पेनल्टीमेट। कहीं कहीं किताबों में प्री पेनल्टीमेट शब्द का इस्तेमाल हुआ है। वह समझ में आ गई। तो अब बात आती है क्या, एक और बात समझिए, अगर कितनी इंटरेस्टिंग बात है, मैंने आपको एक शब्द सिखा दिया पेनल्टीमेट। अब मैं आपको एक और बहुत बेहतरीन शब्द सिखाता हूं कि अगर ये जो पेनल्टीमेट शेल और वैलेंस शेल दोनों अधूरे हैं, पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं है, देखो इसमें भी अभी 9 इलेक्ट्रॉन और भर सकते हैं, और इसमें अभी आप बहुत इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, 32 में से 2 ही भरा आपने, 30 इलेक्ट्रॉन और भर सकते हैं, दोनों ही इनकम्प्लीट है। ऐसा कोई एलिमेंट जिसकी बाहर की 2 कक्षाएं इनकम्प्लीट हो, इनको कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट। क्या कहते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट। तो मैंने आपको पेनल्टीमेट शेल सिखा दिया, मैंने आपको प्री पेनल्टीमेट शेल सिखा दिया, मैंने आपको ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होते हैं वो भी सिखा दिया है। तो यहाँ पर एक बात लिखी हुई थी और मैंने वो बात भी आपको सिखा दी कि ऐसा कोई एलिमेंट जिसके बाहरी कक्षा के 2 इलेक्ट्रॉन 2 सबशेल, लिखा है कि डी ब्लॉक के एलिमेंट जिनको ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहलाते हैं, इसको छोड़ करके जिंक, कैडमियम और मरकरी क्यों कहते हैं? क्योंकि ट्रांजिशन एलिमेंट होने के लिए, फॉर बीइंग ट्रांजिशन एलिमेंट, 2 आउटर मोस्ट शेल, सबसे बाहर की 2 शेल क्या होने चाहिए? जरूर से इनकम्प्लीट होनी चाहिए, चाहे वो ग्राउंड स्टेट में हो, चाहे वो एक्साइटेड स्टेट में हो। तो मैंने आपको ये पूरा सिखाया और आप इसको बहुत अच्छे से लिख सकते हैं।
कि ये क्या है, ट्रांजिशन एलिमेंट। अब बात आती है जिंक क्यों ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, जिंक क्यों ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, ये भी सीख लो और जान लो। तो जिंक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ लिखते हैं। जिंक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 30, तो ये आएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। आप इसको सिंपली आर्गन भी लिख सकते हैं, कहीं कहीं आपको इस तरीके का लिखा दिखता भी है। अब इसके बाद क्या आता है कि 4s2 और 3d10। यहाँ देखो मैं इसको साधारण लिख रहा हूँ 3s2 3p6 और 3d10। और जरा ये देखना कि 10 और 18 8 18 इलेक्ट्रॉन, और जरा देखो 2 इंटू 3 का स्क्वायर करोगे तो 18। देखो ये कंप्लीट हो गया, थर्ड शेल क्या हो गई, कहीं कंप्लीट हो गई, क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। और सिर्फ चौथी सेल दैट इज 4s2, ये क्या है, इनकम्प्लीट। बात समझ में आ गई। अगर नहीं है बात समझ में आ गई, यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब यहाँ पर आते हैं और अपनी वापस से पढ़ते हैं। यहाँ तक सिखा दिया, जिंक भी सिखा दिया, जिंक का डायग्राम समझा दिया। जिंक में क्या है, 3d10 है तो तीसरी शेल कंप्लीट है, और चौथी क्या है, कंप्लीट नहीं है। ये सब आपको समझा दिया। अब हम लोग चलते हैं अगले टॉपिक। नोट हो गया सब, कुछ ऐसा जो आपको ना नोट हुआ हो आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक। चलिए अब यहाँ पर हेडिंग डालिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन इन पीरियोडिक टेबल, ये समझते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या सीखा, अच्छा एक चीज हमेशा सीख लीजिए कि कोई भी एलिमेंट जिस किसी पीरियड का होगा, कहीं सिखा दे रहा है, यहाँ सीख लीजिए। जैसे ये कोई एलिमेंट है, तो यहाँ नोबल कहते हैं हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और, हाँ ठीक है। और ये जैसे मान लो कि ये चौथे पीरियड से फोर्थ पीरियड से डी ब्लॉक एलिमेंट शुरू होता है, ठीक है। जैसे आपको याद होगा हाइड्रोजन का, ठीक है, 3 हो गया ना, चौथा मीना का, रवि कब से परा, ठीक है। और यहाँ पर क्या होता है, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, ऐसा होता है ना। और यहाँ से शुरू हो जाता है SCUTI BCR MN FE CU NI CU ZN, और इसके बाद P ब्लॉक शुरू हो जाता है। इसके बाद P ब्लॉक शुरू हो जाता है जैसे गैलियम, ठीक है। यहाँ पे कैसे होता है कि बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इस तरीके से शुरू हो जाता है। अब यहाँ पर समझिएगा कि चौथे पीरियड से डी ब्लॉक शुरू होता है, तो हमेशा जिस पीरियड का एलिमेंट होगा उसके जस्ट पहले वाले पीरियड की नोबल गैस होगी। स्कैंडियम, अगर ये वाई होता तो आप लिखते, आप पता है क्या लिखते, आप यहाँ पर क्रिप्टॉन लिखते, बात समझ में आ रही है, क्रिप्टॉन कॉमा 3D मतलब सॉरी 4D1 और 5S2 ऐसे लिखते, समझ में। तो इसकी जो डी सबसेट है वो 3D है। तो ये जो यहाँ से यहाँ तक जितने एलिमेंट हैं, स्कैंडियम से लेकर जिंक तक जितने भी एलिमेंट हैं, सबके सबसेल 3D है, 3D1 3D2 3D3
3d5, 3d6, 3d7, 3d8, 3d9, 3d10 इस तरीके से। इसका मतलब ये किस सीरीज के एलिमेंट है? 3d सीरीज। नीचे वाला 4d हो जाएगा, 5d हो जाएगा और 6d हो जाएगा। अच्छा चलिए यहां पर मैं आपको इसी चीज को यहां पर लिखवाया हूं। अब यहां पर देखिए क्या लिखा हुआ है कि जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है नॉर्मल गैस n-1d ns। अगर वो चौथे पीरियड का एलिमेंट था तो वो 4s था, तो ये 3d ही तो हुआ था। अच्छा 4 - 1 क्या होता है? 3d ही तो होता है। और स्कैंडियम होता तो 1 होता, और अगर जिंक होता तो 10 होता। 3d10 ठीक है। चलिए नोट करिए इसको, इसको नोट करिए, आप लोगों ने काफी काम का है। तो नोबल गैस n-1d। अब लिखा है NH0 NS1 NS2। अच्छा आप लोगों ने तो जितना कुछ पढ़ा है सब में 4s2 आ रहा है, लेकिन अभी मैंने आपको NS1 नहीं सिखाया। NS1 का क्या होता है? एक एग्जांपल है कॉपर का, और कॉपर का ही एक और एग्जांपल है क्रोमियम का। तो क्रोमियम का एटॉमिक नंबर है 24 और इसका है 29। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता आर्गन कॉमा, अच्छा जो आखिरी वाला नंबर होता है जनरली वही डी में आता है, 3d9 और 4s2 ठीक है। और क्रोमियम का होता आर्गन कॉमा 3d4 और 4s2। लेकिन पुंड साहब ने एक बात बताई। अच्छा इस चीज को सिखाने के लिए बहुत अच्छी कहानी है मेरे पास, आप चाहो तो मैं सिखा सकता हूँ। आता है? ठीक है, अगर नहीं भी आता तो मैं आपको ये सिखा सकता हूँ। जैसे यहाँ पर एक कहानी है, वो कहानी बहुत फेमस है। जैसे जैसे यहाँ तक कोई बात नहीं, यहाँ पर 3d9 बात करते हैं और 4s2 की बात करते हैं। तो 3d9 का मैं बात करता हूँ, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अभी ये देखो ये वाला अनपेयर्ड है और ये है 4s। अच्छा ये एक इंसान है जिसके 5 लड़के थे, 1 लड़का 2 लड़का 3 लड़का 4 लड़का और 5 लड़का। एक इंसान है जिसके कितने लड़के थे? 5 लड़के थे। उसमें से उस इंसान ने अपने 4 बेटों की शादियां कर दी। एक इंसान जिसके 1 2 3 5 बच्चे, 5 बच्चे जिसमें से उसने 4 बच्चों की शादियां कर। अब ये वाला बच्चे की शादी नहीं हुई लेकिन इसके मम्मी पापा तो है। अब एक प्रॉब्लम आएगी, पता है, जब इसका कपड़ा धुलने का होगा, इसको खाने की प्रॉब्लम्स होंगी, तो हो सकता है कि कभी बड़ी बहू गुस्सा कर दे, अरे मैं इसको क्यों खाना खिलाऊं, मैं इसके नौकर थोड़े हूँ। कभी दूसरी नंबर वाली बहू प्रॉब्लम क्रिएट करते। इस घर में रोज कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी। भैया लेट से आते हैं तो हम नींद में उठ के थोड़े इनके लिए खाना गर्म करेंगे, इतनी दिक्कत है, शादी कर ले। तो अब क्या होगा, इनकी मम्मी बड़ी परेशान होगी, मम्मी पापा हैं, तो इनकी मम्मी क्या कहेंगी, ऐसा है हमसे ये दुख देखा नहीं था, हम अपने बच्चे के लिए सारी मदद काम वाम कर दिया करेंगे, तुम लोग बहू अपना अपना देखो, हम अपने बेटवा के लिए काम कर देंगे। तो इनकी मम्मी क्या की कि अपने हस्बैंड का कमरा छोड़ के चली आई और आराम से तो ये अपने हस्बैंड, तुमको तुम्हारे साथ तो हम 30-40 साल से रह ही रहे हैं, तो तुमको तो सब कुछ सिखा ही दिया है, ठीक है। वो भी कह रहा है अरे 40 साल से इनको झेल रहे हैं, इससे अच्छा तो तुम जाओ, अच्छा जाओ कुछ दिन बच्चे के साथ रह के चली जाना। तो ये क्या की कि अब घर में शांति हो गई, जब ये आई तो घर में शांति हो गई। अच्छा ये 40 साल से इनको संभाल रहे, ये तो कहीं ना कहीं परेशान भी थे, तो ये जब गई तो भी ये खुश रहे। जब ये रहती थी तो भी दिक्कत थी, जब ये नहीं रहती थी तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, मतलब रहती थी तो भी दिक्कत नहीं थी और नहीं रहती थी तो भी दिक्कत नहीं थी, ठीक है, क्योंकि बूढ़े हो चुके हैं, कितना सहेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा कि अब पता है कौन है, अब असल में क्या है कि पूरा परिवार खुश है, ये भी खुश है और ये भी खुश है। इसका मतलब क्या है कि ये कब खुश हुए, जब पूरा फिल हो गया, और ये कब खुश है, जब आधे अकेले हैं, ठीक है। तो हुंड कहते थे या तो पूरी तरीके से सब सेल भरी हो या तो पूरी तरीके से हाफ फिल्ड हो, दोनों ही सिचुएशन में एक्स्ट्रा स्टेबल हो गई। क्या होगी? एक्स्ट्रा स्टेबल होगी, दोनों ही सिचुएशन में वो एक्स्ट्रा स्टेबल होगी। तो हुंड के नियम के हिसाब से जब अगर
ये एक इलेक्ट्रॉन उठ करके यहां चला आए तो यहां से तो क्या होगा, स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो जब वो वहां से निकल के आएंगे तो जब गुस्सा आया था तभी तो घर छोड़ के आई, तो एक्साइट हो गई, कहीं हम अपने बच्चे का ख्याल रखेंगे। तो अकॉर्डिंग टू हुंड तो क्या हो जाएगा 3d9 4s2 नहीं, इसकी जगह 3d10 4s1। इसका मतलब क्या है आप यहाँ पर समझ सकते हैं। और यहां से उड़ करके कहा चली जाएगी, यहाँ पहले क्या था, पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, और यहाँ था ये और ये। तो ये था यहाँ से ये यहाँ आएगा, पहले ये ग्राउंड स्टेट कहते हैं इसको, ग्राउंड स्टेट, और बाद वाले को एक्साइटेड स्टेट कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्साइटेड स्टेट। बात समझ में आ गई? चलिए यहाँ तक सबको समझ में आ गया। अब इस बात को यहाँ पर लिख लीजिए। तो यहाँ पर आपने एक चीज नहीं लिखी जो मुझे आपको दिखाने के लिए, तो देखो 4s1 हो गया, क्या हो गया? तो नोबल गैस दैट इज आर्गन, आर्गन तो 4s2 भी हो सकता है 4s1। तो आपको और मैं 4s2 दिखाया था, इसमें 4s1 भी दिखा दिया, लेकिन 4s0 कभी नहीं हो सकता। ठीक है, चलिए ये नोट करिए। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जनरली इससे भी पहले जनरली क्या हो सकता है, नोबल गैस n-1 d 1 से 10 ns0। अगर मैं एक बात करता हूं पीरियोडिक टेबल में, तो डी ब्लॉक एलिमेंट शुरू होता है ग्रुप नंबर 3। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ग्रुप नंबर 3 से शुरू होता है और ये जाता है ग्रुप नंबर 12 तक। और एक साहब थे मेंडलीव, मेंडलीव साहब ने क्या किया था, अच्छा मेंडलीव के बारे में किसी बहुत नहीं पता होगा तो मैं वो भी सिखाऊंगा। तो ये लिखिए, तो पहला पीरियड, चौथे पीरियड का नाम फोर्थ पीरियड हो सकता है या फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज भी कहते हैं। एक बार एग्जाम में आया 3D ट्रांजिशन सीरीज या 3D सीरीज भी बोलते हैं या फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज बोलते हैं। फिफ्थ पीरियड के एलिमेंट को सेकंड ट्रांजिशन सीरीज भी बोलते हैं, 4D ट्रांजिशन सीरीज भी बोलते हैं। इसी तरीके से सिक्स्थ पीरियड को 5D ट्रांजिशन सीरीज कहते हैं। जो पीरियड होगा उससे एक कम डी सीरीज होगा। तो यहां पर देखो सातवें पीरियड को 6D सीरीज कहते हैं, या हम और क्या कहते हैं, फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज। पहली ट्रांजिशन सीरीज, दूसरी, तीसरी और चौथी। अब मैं बात करता हूं कि इस पूरे डी ब्लॉक एलिमेंट में जो फिफ्थ पीरियड का एलिमेंट है उसमें केवल एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, उसका नाम है टेक्नीशियम। जब मैं बात करता हूं सिक्स्थ पीरियड एलिमेंट में, सेवेंथ पीरियड एलिमेंट में, तो जितने हैं सब रेडियो एक्टिव। अब बात आती है कि इस पूरे पीरियोडिक टेबल पे ग्रुप नंबर 13 से 3 से लेकर 12 तक में पूरे पीरियोडिक टेबल का सबसे लंबा ग्रुप, सबसे बड़ा ग्रुप कौन सा है? तो आंसर है थर्ड बी ग्रुप या ग्रुप 3। यहाँ पर SCY, ठीक है, यहाँ पर देख रहे हैं 58 से 71 दैट इज लैंथेनाइड, और जो है 90 से 103 दैट इज एक्टिनाइड। तो आप अगर गिनेंगे तो 14 दूना 28, 28 और 4 32, तो SCY और 14 एलिमेंट इसके, तो कितने एलिमेंट हो जाएंगे? 14 दूना 28 और 4 32। पूरे पीरियोडिक टेबल में इससे बड़ा कोई ग्रुप है ही नहीं। नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सवाल आया कि पीरियोडिक टेबल का सबसे लंबा बड़ा ग्रुप, सबसे बड़ा ग्रुप, लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल, आंसर है थर्ड बी और ग्रुप 3। नोट करिए, कुछ पूछना हो तो आप लोग पूछ भी सकते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, और आपके सिलेबस में सिर्फ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के बारे में ही डिटेल में है, बाकी किसी भी ट्रांजिशन सीरीज के बारे में वहां पर डिटेल में नहीं है। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 3 आर्गन, 3D1 से लेके 10, 4s या तो 1 होगा या तो 2 होगा। 4s1 कहाँ पे होगा? क्रोमियम और कॉपर में। कहाँ पे होगा? क्रोमियम और कॉपर। देखो यहाँ पर क्रोमियम में लिख रहा है, ये है क्रोमियम, देखो 3D5 4s1, और यहाँ पर कॉपर में 3D9 4s2 की जगह 3D10 4s1 होगा। तो लिखिए, अच्छा एक बात मैंने बताया
कि हमेशा जो आखिरी में लिखा है वही डी में आ रहा है। देखो 1 है 1 आ रहा है, 2 है 2 आ रहा है, 3 है 3 आ रहा है। बस क्रोमियम में 4 है 5 आ रहा है, मैग्नीज में 5 है और 5 आ रहा है, आयरन में 6 है और 6 आ रहा है, कोबाल्ट में 7 है 7 आ रहा है, निकिल में 28 का 8 है और 8 आ रहा है, कॉपर में नहीं आएगा, लेकिन जिंक में 30 है और आखिरी में 10 है। तो एक बात समझिए कि कभी आपको नहीं भी आया तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो आखिरी में लिखा है वही डी सब शेल में आएगा। ठीक है, नोट करिए जरा। तो देखिए यहाँ पर एक बात लिखी हुई है कि क्रोमियम और कॉपर आबाउ के नियम को नहीं मानते, मगर ये हुंड के नियम को मानते हैं। तो क्रोमियम एंड कॉपर डू नॉट फॉलो आबाउज प्रिंसिपल बट फॉलो हुंड्स रूल। अब मैं बात करता हूं स्कैंडियम। देखो डी ब्लॉक का फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज का एलिमेंट भी शुरू हो गया, तो हर एक एलिमेंट के बारे में भी पढ़ लेते हैं। और यहाँ पर लिखा है स्कैंडियम के बारे में। स्कैंडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट है +3। देखो स्कैंडियम से मैक्सिमम 3 इलेक्ट्रॉन निकाले जा सकते हैं और स्कैंडियम मिनिमम, मतलब इसके अलावा कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बन सकता। तो लिखा है स्कैंडियम और लिखा है लाइटेस्ट ट्रांजिशन एलिमेंट। और इसके बाद एक और बात लिखी है कि ये मतलब सबसे हल्का ट्रांजिशन एलिमेंट है पूरे डी ब्लॉक एलिमेंट में। तो लिखा है सबसे हल्का ट्रांजिशन एलिमेंट है। उसके बाद लिखा हुआ है डू नॉट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, सिर्फ +3। तो ये विभिन्न ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीकरण संख्या नहीं दर्शाता, सिर्फ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ही दर्शाता है। इसके बाद क्या लिखा है कि जो इसके कंपाउंड होते हैं वो कलरलेस होते हैं और डायामैग्नेटिक होते हैं। तो स्कैंडियम +3 कंडीशन में जो भी कंपाउंड बनाता है वो रंगहीन होते हैं और डायामैग्नेटिक होते हैं। नोट करिए, मैं आपको सिखाता हूं कि कैसे पैरामैग्नेटिक और डायामैग्नेटिक होता है। चलिए आगे बढ़े। चलिए पढ़ते हैं, कुछ और पढ़ते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने नोट भी किया होगा। लाइव क्लास में ये ऑलरेडी रहेगा तो उसको, और इसकी नोट्स भी अपलोड होगी इसमें पीडीएफ के फॉर्म। तो चलिए यहाँ से पढ़ते हैं। यहाँ पर कुछ बात लिखी थी वो तो स्कैंडियम के बारे में थी। अब बात करते हैं मैग्नीज के बारे में। और मैग्नीज जो होता है, मैग्नीज क्या शो करता है, मैग्नीज बहुत ज्यादा वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। तो मैग्नीज जो है ये मैक्सिमम सबसे ज्यादा तरह ऑक्सीकरण संख्या दर्शाता। और एक बात समझिएगा, एक बहुत अच्छा सवाल है। चलो, हीमोग्लोबिन में कौन सा एलिमेंट पाया जाता है? आयरन। मैं बात करता हूँ क्लोरोफिल में, या ठीक है जैसे आर्जिनेज एंजाइम है। तो एंजाइम्स में जैसे यहाँ पर देखो आर्जिनेज एंजाइम है, इसमें मैग्नीज पाया जाता है। एंजाइम के अंदर मैग्नीज पाया जा रहा है, आयरन पाया जा रहा है हीमोग्लोबिन में, कोबाल्ट पाया जा रहा है विटामिन B12 दैट इज विटामिन B12 साइनोकोबालामीन में, और जिंक पाया जा रहा है इंसुलिन में, कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम में, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज एंजाइम में। तो ऐसा कुछ अजीब सा नहीं लग रहा है कि ये एलिमेंट एंजाइम में काम कर रहा है, कोफैक्टर की तरह काम कर रहा है। लेकिन ये एलिमेंट है किस ब्लॉक के? तो आप देख रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा एलिमेंट जो एंजाइम की में प्रेजेंट है वो सब डी ब्लॉक के। तो इसका मतलब डी ब्लॉक के क्यों है? क्योंकि सबसे बड़ा कारण है कि ये कई तरीके की ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट ही एक सबसे बड़ा कारण है कि ये एंजाइम की में पाए जाते हैं। तो यहाँ पर लिखा है इट इज ए पार्ट ऑफ एंजाइम, और एंजाइम का नाम है आर्जिनेज, जो कि लिवर में ऑर्निथिन साइकिल को, और तो आपका ऑर्निथिन साइकिल का दूसरा नाम क्या है? क्रेब हैंसनेट साइकिल। तो आपके शरीर में यूरिया बनती कहाँ है? कहेंगे सर लिवर में। जितने भी आप हार्मफुल अमीनो एसिड से अमोनियाज होते हैं
वो वहां पर जाते हैं और उसको लीवर उसको यूरिया में कन्वर्ट करता है। फिर वो यूरिया कहाँ जाता है, किडनी, किडनी में यूरिन के थ्रू बॉडी के बाहर। तो किडनी में यूरिया नहीं बनता, यूरिया बनता लीवर में है, ट्रांसपोर्ट होता है बॉडी के बाहर, एलिमिनेट होता है किडनी की मदद से। ठीक है। अब यहाँ पर क्या लिखा है कि जब मैं लिखा हाँ, तो क्या लिखा है कि मैग्नीज के बारे में लिखा है, ये आर्जिनेज, आर्जिनेज एंजाइम, ये आर्जिनेज एंजाइम का हिस्सा है। जो कि लीवर में ऑर्निथिन साइकिल कराता, क्या करा रहा है, लीवर में ऑर्निथिन साइकिल करा रहा है। इसके बाद क्या लिखा है, आयरन की बात करते हैं तो ये हीमोग्लोबिन हिस्सा है, और सबसे ज्यादा पाया जाने वाला ट्रांजिशन एलिमेंट है। तो सबसे ज्यादा मोस्ट अबंडेंट पृथ्वी में ठीक है। अब यहाँ पर क्या लिखा है कि सबसे ज्यादा स्टेबल न्यूक्लियाई, मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियाई अमंग ऑल द एलिमेंट ड्यू टू हैविंग मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। तो ये सारे डी ब्लॉक एलिमेंट में सबसे ज्यादा स्टेबल होता है क्योंकि इसकी जो बाइंडिंग एनर्जी है पर न्यूक्लियॉन सबसे ज्यादा होती है। यही सबसे इसकी जो वैल्यू है सबसे ज्यादा होती है, जिसकी वजह से ये सबसे ज्यादा स्टेबल जो है एलिमेंट है पूरे, इसीलिए सबसे ज्यादा स्टेबल है, तभी सबसे ज्यादा अर्थ में पाया जाता है। और क्या लिखा है कि साइनो कोबालामीन का पार्ट है। तो कोबाल्ट किसका है, विटामिन B12 का, दैट इज साइनो कोबालामीन का हिस्सा। और इसकी ये इसका इस्तेमाल कहाँ पे करते हैं, तो इसका इस्तेमाल परमानेंट मैग्नेट मतलब चुंबक बनाने में किया जाता है। इसका क्या लिखा है, इंसुलिन, कार्बोनिक एनहाइड्रेज, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, इन एंजाइम्स में भी ये पाए जाते हैं। तो जिंक, जिंक के बारे में लिखा, इंसुलिन, कार्बोनिक एनहाइड्रेज, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज। ओके, मुझे पूरी उम्मीद है कि मैंने आपको आज जितना कुछ भी पढ़ाया आपको हर चीज, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में सेकंड ट्रांजिशन सीरीज पढ़ेंगे। आया, चलिए, दिस इज ऑल अबाउट टुडे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे का टॉपिक डिस्कस करेंगे। सब कुछ समझ में आया बच्चों?